नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड द रिजल्टेंट आर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज हाफ ऑफ बी, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए हम लोग जानते हैं ये ऐसा होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वो क्या कि अगर 90 डिग्री अल्फा है तो थीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फा होगी। तो सिंपल कॉस थीटा यानी पूरी जो एंगल होगी, जो कॉस थीटा होगा, ये बी है और ये ए है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, है ना, कॉस थीटा ये साइन थीटा की, कॉस थीटा ये आर है, तो कॉस थीटा टोटल इन टोटल माइनस, है ना, बी का है ना, बी प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी बाई ए आएगा। इसको अपन लोग निकाले हैं वो tan अल्फ़ा वाला फार्मूला जो आता है, tan अल्फ़ा वाला कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये चूँकि 90 डिग्री हो जाता है रिजल्टेंट, ये अल्फ़ा नहीं है, ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, माइनस ए अपॉन बी। यहाँ तो चूँकि ए और बी इंटरचेंज है इसीलिए। तो ऐसे सिचुएशन में समझने के लिहाज से इतना ही समझिए कि पूरी एंगल की वैल्यू में ये माइनस ऑफ दिस वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर, ऐसा कॉस थीटा की वैल्यू आती है। माइनस बी अपॉन ए अगर हम लोग इसमें रखें तो आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस बी बाई ए किया जाए, ए कट जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू कह रहा है हाफ बी, आर की वैल्यू क्या है, कही जा रही है हाफ बी, तो आर की वैल्यू हाफ बी है तो कितना होगा 1/4 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लाके इधर जोड़ दे तो ए स्क्वायर इजकल टू 5/4 बी स्क्वायर, ऐसा होगा। ए स्क्वायर इजकल टू 5/4 बी स्क्वायर है। तो बी अपॉन ए की वैल्यू, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 5/4 होगा, है ना, 5/4 होगा। तो b बाई ए की वैल्यू √5/2 होगा, नहीं 4/5 होगा, 4/5 होगा, तो ये 2/√5 होगा। तो cos थीटा अपन लोगों ने भी बताया कि माइनस बी बाई ए होगा, तो cos थीटा की वैल्यू -2/√5 होगा, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स -2/√5, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/√5 इसकी वैल्यू होगी। ये खास करके JEE के लेवल का क्या है, क्वेश्चन है। व्हाट वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k है एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, और कह रहा है कि तीसरा वेक्टर क्या लिया जाए कि इसका सम, सो रिजल्टेंट मस्ट बी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सी क्या लिया जाए कि इनका जो रिजल्टेंट r इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है वो सिर्फ आई कैप है, एक्स एक्सिस अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाए। कुछ करने का नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल लंबा चौड़ा पूछ भले दिया है। a प्लस बी प्लस सी आई मुझे रख लीजिए, a प्लस बी जोड़िए 2i प्लस आई कितना हो जाएगा 3i, j माइनस 2j कितना होगा माइनस j हो जाएगा, माइनस k प्लस 3k कितना हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा, इसका टू कितना हो जाएगा i। ये c वेक्टर तो ये बचा हुआ है, इधर ही रख लीजिए, बाकी ट्रांसफ़र कर दीजिए। i माइनस 3i माइनस 2i, माइनस जे उधर जाके प्लस जे हो जाएगा, प्लस 2k माइनस 2k हो जाएगा। तो तीसरा वेक्टर ये है, सिंपल तीसरा वेक्टर ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। P प्लस क्यू एक वेक्टर है और P माइनस क्यू है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो इसको थोड़ा फिगर में आइए, ये अगर P वेक्टर है, ये अगर Q वेक्टर है, तो ये P प्लस क्यू होगा, ये P प्लस क्यू होगा, और ऐसे में रिवर्स करने जाए तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू होगा। इनके बीच का एंगल कितना होगा। इंटरेस्टिंग बात ये कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन ये था कि P ये है, Q ये है, तो हमारा ये P प्लस क्यू होगा और ये क्या होगा, P माइनस क्यू होगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट एंगल P विल मेक विद द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। तो भैया P प्लस क्यू को अगर P माइनस क्यू से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐसे में P क्या हो जाएगा, ये 2P आ जाएगा और Q कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो रिजल्टेंट होगा वो 2P हो जाएगा। तो भैया 2P वेक्टर P के साथ कितना का एंगल बनाएगा, तो एंगल वो हो जाएगा हमारा कितना, 0 डिग्री का। सिंपल क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था। ऑफ P एंड Q वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P। फिर से ऐसा क्वेश्चन, P और Q का रिजल्टेंट P पर परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। तो P और Q के बीच का एंगल कितना होगा, P और Q के बीच का एंगल कितना होगा। एकदम बहुत सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। इस सिचुएशन में टोटल जो ये cos थीटा होगा वो सिंपली इसको माइनस ले लीजिए, नहीं साइन थीटा जो होगा, cos थीटा की वैल्यू, हाँ नहीं cos थीटा ही की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू ये माइनस क्यू बाई पी आएगा। तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स माइनस क्यू बाई पी लेंगे, जिसको पाई माइनस कॉस इनवर्स क्यू बाई पी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर भी होगा। ये भी छोड़ दिएगा, ऑप्शन में ये दिया गया है कॉस इनवर्स माइनस क्यू बाई पी, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, चूंकि एडवांस मैथमेटिक्स वालों के लिए हो सकता है कि इसको और सिंपल करके वो दे दिया हो, ठीक है। Maximum and minimum resultant of two forces are of magnitude of P and Q vector is in ratio 3:Q. Which of the following relation is true? कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट जो है वो 3:1 के रेशियो में है P और Q का, P और Q का। तो मैक्सिमम का मतलब तो हो जाएगा सिंपली P प्लस Q कितना 3x है, और P माइनस Q कितना है x है, 3:1 का कह रहा है भैया। P प्लस क्यू एक्स है तो P माइनस क्यू कितना है 3x है, तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इजकल टू 3/1। C एंड D लगाई कंपोनेंट एंड P 2P, और P प्लस क्यू में से P माइनस क्यू घटाइए तो ये कितना होगा 2Q, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा ये 3/3 प्लस 1/3 माइनस 1, तो P का P बाई क्यू इजकल टू 3 + 1 4, 3 - 1 2, दैट इज क्या 2:1। इनकी रेशियो जो है कितने की है 2:1 का है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग अब ये ऑप्शन को इसका देखें कि ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि P इजकल टू Q, P इजकल टू Q, P Q इजकल टू 1, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन में अब 4 ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, यहीं से हम आप बता सकते हैं कि P की वैल्यू कितनी होगी 2Q होगी। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट में एक फोर्स जो है वो F2 जो है F1 का डबल है और रिजल्टेंट जो है सो वो F2 के बराबर है। क्वेश्चन यही कह रहा है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन हम। Two forces F1 and F2 are acting on a body. One force is double that of other force and the resultant is equal to the greater force. Then the angle between them is. सिंपली इसमें आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला ले लीजिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, F2 R है, F2 R है तो F2 की वैल्यू R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2F1, यानी हर जगह R और F2 के बदले 2F1 डालते हैं। तो 4F1 स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस 2 टू 4F1 स्क्वायर, F2 2F1 को 2F1 4F1 स्क्वायर कॉस थीटा। 4F1 स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर दैट इज 5F1 स्क्वायर। नो, ऐसे कैसे, F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। F1 स्क्वायर निकाल के कीजिए 1 प्लस कॉस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कॉस थीटा की वैल्यू -1/4, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स -1/4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन है कि A प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड सी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A। फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का एंगल हम लोग को पता करना है। ठीक है, A प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड C इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A। C का मैग्नीट्यूड A के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फिगर बनाइए तो C का और A का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ओके, जाहिर सी बात है B इधर जाएगा, ये एंगल तो भैया 45 का हो गया है ना, ये एंगल हो गया 45 का, ये भी कितना होगा 45 का। ये लाइन आपका इसके पैरेलल है, ऐसा लें तो ये 90, तो ये भी हो जाएगा 45 का, तो ये भी हो जाएगा 45 का। तो भैया A ये है, B ये है, और तो A और B के बीच का टोटल एंगल 90 ये हो गया और 45 ये हो गया, यानी 90 प्लस 45 यानी कितना का होगा 135 डिग्री का ये एंगल होगा। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिगर अगर जानते हैं ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करके खत्म कीजिए। ठीक है, ए बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, टू ऑफ विच आर 4i and 6j। द थर्ड फोर्स इज, एक बॉडी रेस्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट में अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। एक फोर्स है 4i और दूसरा फोर्स कह रहा है 6j। तो तीसरा फोर्स क्या होगा, तीसरा फोर्स जो होगा भैया यही इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 4i प्लस 6j। तो तीसरा फोर्स इनके अपोजिट काम करेगा,
4i के अगेंस्ट में -4i और 6j के अगेंस्ट में -6j। तो तीसरा जो फोर्स होगा वो -4i -6j होगा। इसको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की तरह भी देख लीजिए, है ना, इसके तरह भी देख लीजिए। तो ये अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा -4i या -6j होगा। सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 100 km/h at a constant height from the surface of the earth. The change in velocity as it travels half circle is. A plane is revolving around the earth. कह रहा है 100 km/h के स्पीड से कोई प्लेन जो है सो अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ मान लीजिए यहाँ पर है और ये रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, है ना। तो अगर आधा सर्किल ये कंप्लीट कर ले, ठीक है, ओके, तो कह रहा है कि चेंज इन स्पीड कितनी होगी 100 के स्पीड से। तो v का स्पीड होगा 100, छोड़िए v का स्पीड यहाँ था, v का स्पीड यहाँ, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी डेल v कितनी होगी, डेल v यहाँ 2v होगी भैया, डेल v यहाँ 2v होगी। क्यों, कोई भी डिफरेंस लेने का तरीका मैंने आपको जो बताया था वो क्या टिप टू टिप वेक्टर मिलाते हैं। तो अगर v वेक्टर इनिशियल इधर है, फाइनल इधर है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, तो एक टिप से दूसरे टिप तक का लेंथ वैल्यू 2v हो जाएगा। टिप टू टिप कनेक्ट कीजिए, यही डेल v होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी 2v होगा। तो जो कितने की स्पीड थी इसकी स्पीड है हमारी 100 km/h की। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर में 200 km/h का इसमें चेंज इन वेलोसिटी, बार बार स्पीड बोल जाता हूँ, वेक्टर में स्पीड का कोई मतलब नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी 200 की आएगी, सिंपल। चूंकि सेमी सर्कल कंप्लीट किया है तो डायरेक्शन जस्ट क्लियरली अपोजिट हो जाएगा ये, है ना। अगर ये ईस्टवर्ड हो रहा था तो ये वेस्टवर्ड चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी डबल हो जाएगी। What displacement must be added to the displacement 25i -6j to give a displacement of 7 meter pointing in the x direction? कितने डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है सो ऐड करें किस में? ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम यहीं पे ले रहे हैं कि 25i -6j 25i -6j in meter so that the resultant is 7 meter in the direction of x। माने कि जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 7i आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर a इसको माने तो b किसी को मान लीजिए, है ना, b कोई है तो a + b इज योर r। वो 7 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ x, इन द डायरेक्शन ऑफ x के यूनिट वेक्टर कितना होता है, i होता है। a + b = 7i। ए की वैल्यू पुट कीजिए, साइड ट्रांसफर कीजिए, आर की वैल्यू निकल करके, सॉरी बी की वैल्यू निकल करके सिंपली चली आएगी, है ना। क्वेश्चन ये है ए बी सी 3 वेक्टर है 3 4 5। ए बी सी 3 वेक्टर है, ए बी और सी 3 वेक्टर, ठीक है। और इनके मैग्नीट्यूड है 3 4 और 5। तो ए और बी के भैया ये तो सिंपल दिख रहा है और कह भी रहा है कि a + b = कितना है c। तो ये 3 है तो ये 4 होगा और यही होगा आपका 5। ये है a, ये है b और ये है c। तो कह रहा है a और b के बीच क्या 90 डिग्री का है। कोई टेंशन की गप्पी नहीं, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं। A body moves due east with a velocity of 20 km/h and then due north
विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर और द रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। एक ऑब्जेक्ट जो है सो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ दौड़ रहा है एंड ड्यू नॉर्थ विथ वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर, द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 15 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट माने लास्ट में क्या हुआ, वो जोड़ा थोड़ा ही है, वो चेंज किया है वेलोसिटी में, करेक्ट, वो चेंज किया है वेलोसिटी में। इसमें इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूज करने की कोशिश, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ईस्ट में जा रहा है और बाद में उसकी स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें उसकी क्या हो रही है, उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या है। ये कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अच्छा चलो कंफ्यूज हो जाए। भैया होता क्या है, हम जो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि 20 का इधर है, 15 का बाद में इधर हो जाएगा, तो ये इनफैक्ट इसका चेंज इन वेलोसिटी इससे निकाल देंगे, है ना, डेल भी इससे निकाल देंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका, सिंपल सा समझ लीजिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकाल, रिजल्टेंट 20, कोई लोग क्या करेंगे 20 और 15 का रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये बिल्कुल गलत। इसमें रिजल्टेंट 20 और 15 का निकलेगा नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ही उसकी 15 है, मैंने फाइनली वो हुआ कितना। ये जो सिचुएशन आता है उसमें यू हैव ए स्पीड, जब डायरेक्शन में सिर्फ चेंज ला रहे हैं तो यू चेंज इन द डायरेक्शन, आपने चेंज इन डायरेक्शन, तो ये चेंज इन सेकेंड चीज है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज किया है, तो इसका आंसर ही 15 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ है। दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड। रिजल्टेंट का मतलब सम होता है ना, तो वहाँ रिजल्टेंट 20 और 15 उसके अलग अलग टाइम पर अलग अलग उसका वेलोसिटी था, करेक्ट, वो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी ऐड होता है। तो कभी पर भी याद रखिएगा कि आपका पोजीशन के हिसाब से भी R1 कोई पोजीशन हो, R2 कोई पोजीशन हो, हम लोग वेक्टर को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, R1 कोई पोजीशन, R2 कोई पोजीशन हो। अब इसका कोई कह देगा कि फाइनल इनिशियल पोजीशन R1, फाइनल पोजीशन R2 है, तो रिजल्टेंट पोजीशन बताइए, तो कंफ्यूज होकर के कोई लोग क्या कर देगा R1 प्लस R2 निकाल देगा, बिल्कुल गलत। रिजल्टेंट पोजीशन ही R2 है। हो ये रहा है कि R1 है R2 है, R1 प्लस डेल R इज R2, इनफैक्ट R2 इज R1 प्लस डेल R, मतलब R2 इज द फाइनल रिजल्टेंट, R1 इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। इसी वजह से हम लोग डेल आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट को R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 से क्या करते हैं, R1 माइनस R2 से निकालते हैं, ठीक है। ओके, While traveling from one station to another station, a car travels 17 किलोमीटर नॉर्थ, 16 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड 20 किलोमीटर ईस्ट। ऐसा जो भी प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, एक नॉर्थ ईस्ट वाला डायग्राम बना लेंगे। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगा, पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाला डायग्राम बना लेंगे। तो भैया इधर बना लेना है नॉर्थ, इस साइड बना देना है ईस्ट, इधर बन जाएगा वेस्ट, इधर बन जाएगा साउथ। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए और उसको डायग्राम ड्रॉ कीजिए। While traveling from one station, a car travels 17 किलोमीटर नॉर्थ, पहले 70 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, ले चलिए भाई 70 किलोमीटर ये नॉर्थ चला गया, 70 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गया, ठीक है, 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गया, ठीक। अब 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट यानी 20 किलोमीटर ईस्ट चला गया, 20 किलोमीटर ये ईस्ट चला गया, और यहाँ से 20 किलोमीटर ये ईस्ट चला गया, तो ये 60 ये 20। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इसका शॉर्टेस्ट होगा। अब सवाल उठता है कि ये निकलेगा कैसे,
अब ये प्रश्न उठता है कि ये निकलेगा कैसे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, 70 ये, 60 ये, और कोई स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है तो ये सिर्फ ये निकलेगा कैसे भैया। अब 20 किलोमीटर है तो कम ही ना है, ये इस डायरेक्शन पे, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो तय है ना। यहाँ का एंगल ये 90 डिग्री का होगा, ये 70। ना कुछ देर के लिए हम इस वीडियो को पॉज करके हम इसके प्रॉब्लम को देखने लगे थे। एक्चुअल में क्या होता है, पहले 75 मीटर जाता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इधर जाता है, फिर ईस्ट में हो जाता है। यानी हर बार वो 45 डिग्री का एंगल में को पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ 45 डिग्री टर्न लेता है। तो 45 डिग्री टर्न लेता है, ये एंगल 45, ये 45, ये 45, यहाँ भी 45 होगा। ये क्लियर में स्ट्रेट लाइन होगा नहीं होगा, ये गारंटेड नहीं, ये गारंटेड बिल्कुल नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं, ये ट्रायल एंड एरर में चला गया, ठीक है। और इसकी भी फिलहाल ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, बनाते वक्त में हम बना गए थे। तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ 45, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, तो 60/√2 ये हो जाएगा, 60/√2 ये हो जाएगा। तो ये कंप्लीट साइड 75 + 60/√2, और ये कंप्लीट साइड 20 + 60/√2 होगा, ठीक है। ये सॉल्व करने हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसका रूट अंडर a² + b² का रूट कर देंगे, जो भी आएगा ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। क्वेश्चन पिकअप कर लिए थे, इसीलिए हमने इसको, इसे मेन मुद्दा ये है कि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं कि ये जो बार बार जो टर्न ले रहा है, तो इसमें एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग, जैसे कि पहले नॉर्थ गया, नॉर्थ से जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ तो 45 का टर्न लिया होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट हुआ होगा तो 45 का टर्न लिया होगा। तो हर बार ये 45 का टर्न ले रहा है, तो यहाँ पर 45 का एंगल बनेगा, और यह 45 तो आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल बनेगा। ऐसे सिचुएशन में ये साइड जो होगा 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये पूरा साइड और ये पूरा साइड निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आराम से हम पाइथागोरस लगा के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए।